एसबीआई क्लरिकल 2025 के एग्जाम को लेके बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट कॉमन है। डाउट ये है कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ एक मॉक टेस्ट में ऐसे हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर हमारा बूस्ट अप हो जाता है। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसमें स्कोर कार्ड ही नहीं बन रहा, इतना रैंक बढ़िया नहीं आ रहा। तो ये क्या सिस्टम है कि हमारा इतना फ्लक्चुएशन, इतना वेरी क्यों कर रहा है स्कोर कार्ड? अब ये देखिए, जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहां पर जो भी कंटेंट बनाने वाली टीम है, हर बंदे का माइंडसेट डिफरेंट है। अब ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए और सारे के सारे मॉक टेस्ट मॉडरेट टू हाई लेवल के थे, तो एग्जाम में भी आपको सेम ही देखने को मिले। क्या पता आपको इजी मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाए। ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि आपने एक प्लेटफॉर्म ऐसा चूज किया जिसमें अच्छे खासे नंबर बनते जा रहे थे, स्पीड भी बहुत बढ़िया बन रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे हर सेक्शन के, बहुत आसान थे। तो जरूरी भी नहीं है कि एग्जाम में भी आपको एक्चुअल में इजी क्वेश्चंस ही अवेलेबल हों। तो वो देखिए, आपको वेरिएशंस तो हमेशा फेस करने को मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है किसी भी क्वेश्चन को या पैटर्न को सेट करने का। तो इसमें आप रिलैक्स होके अपना 100% दीजिए, मॉक टेस्ट रिलैक्स होके अटेम्प्ट कीजिए। बस इतना ध्यान में रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल काफी इजी मिलता है तो वो सबके लिए आसान होगा, अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा। कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली जाएगी। आपके इजी मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स तो आ जाते हैं, प्रॉब्लम कहां आती है? जहां पर आपका कॉन्फिडेंस जो है काफी डाउन चला जाता है, यार इस बार पेपर टफ आ गया, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। वहां पर भी आप सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हो। सिर्फ डिसीजन मेकिंग, करेक्ट डिसीजन मेकिंग की नीड पड़ती है। तो उसी सिनेरियो को किस तरह से हैंडल करना है एग्जामिनेशन हॉल में, किस तरह का आपका माइंडसेट काम करेगा, वो सारी की सारी चीजें सीखेंगे आज के मॉक टेस्ट के अंदर। तो आज का मॉक टेस्ट मैंने जो है, एज कंपेयर टू अदर जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स में इजी लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं, उनसे थोड़ा हटके करवाने जा रहा हूं। थोड़ा ट्रिकी लेवल का होगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होगा कि बाय चांस अगर मुझे ऐसा लेवल मिल गया एग्जाम के अंदर, तो किस तरह से वहां पर क्वेश्चन की हैंडलिंग करनी आनी चाहिए। वो कौन से क्वेश्चन मुझे स्किप करने ही करने हैं और कौन से क्वेश्चन मुझे देखते ही अटेम्प्ट करने हैं। तो वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस मॉक टेस्ट में देखिएगा। चाहे आप सेशन को डबल स्पीड के साथ देखो, पर देखना जरूर। ओके, जो भी आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, पेन पेपर लेके रेडी रहिए। सबसे पहले आपको उसे सॉल्व करना है। उसके बाद आप अपना टाइम ड्यूरेशन देखेंगे कि उसमें आप क्या क्या और अप्रोचेस बढ़िया लेवल की अप्लाई कर सकते थे। ऑब्वियस सी बात है, मेरी स्पीड के साथ मैच मत करिएगा, क्योंकि मुझे हर एक चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, खुद से करने बैठूं तो फिर आप कंपेयर कर सकते हो, इकट्ठे बैठ जाएंगे कभी। ओके, बट इस टाइम ड्यूरेशन को ये मत कीजिएगा कि मैंने तो 1 मिनट में कर दिया, आप 2 मिनट लगा रहे हो। भाई मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं आपको। बस ध्यान रखिएगा कि वहां पर आप कौन कौन से मेथड्स ट्रिक्स के साथ अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन आपको सिटिंग और पजल के ऊपर गिवन है, और पजल का केस है वो भी कितने एंटिटीज के ऊपर? फ्लोर बेस्ड पजल गिवन है, 3 एंटिटीज के ऊपर बेस्ड, कि 7 पर्सन भी हैं, डिफरेंट आइटम्स भी पसंद है उनको, और 7 स्टोरी बिल्डिंग में भी रहते हैं। देखते ही अवॉइड करो। सिटिंग और पजल कभी भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं आपको। सेकंड सेट की बात करें तो ये भी आपको एक स्क्वायर टेबल है। तो जब भी आप पूरे के पूरे एग्जाम से गो थ्रू हो रहे होंगे, जैसे आपने देखा पहले 5 का सेट आया, सपोज पजल का, तो इतना रिटेन कर लेना कि आपको कौन कौन से पजल्स दिए गए हैं। आपको फ्लोर बेस्ड पजल गिवन हो गया जिसमें कि 3 एंटिटीज थी, रिटेन करके रखो आगे के लिए कि सेकेंड राउंड में हमें कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर हमने देखा एक हमें स्क्वायर टेबल का भी केस गिवन था, जिसमें 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठे थे, 4 पर्सन मिडल ऑफ द साइड थे। रिटेन कर लिया, मतलब 2 क्वेश्चन हमने होल्ड पे रखे, एक फ्लोर बेस्ड पजल और एक स्क्वायर टेबल। नेक्स्ट, इनइक्वालिटीज देखते ही हिट करो, देखते ही अटेम्प्ट करना है इसे। तो बस यहां पर ये देख लीजिएगा कि यहां पर प्रोबेबल वर्ड ना गिवन हो कहीं भी। हमें सिर्फ डेफिनेट कंक्लूजन जो है वो ऑप्ट करने होते हैं, प्रोबेबल नहीं ऑप्ट करने होते। ओके, बस आपको ये देख लेना होता है कि प्रोबेबल टर्म गिवन है या नहीं गिवन है, दैट्स इट। और कुछ भी देखने की नीड नहीं है, आपको पूरे का पूरा कंप्लीट पढ़ने की भी नीड नहीं है।
तो पहला निष्कर्ष यहां पर क्या कहता है, ई ग्रेटर देन ए। तो ध्यान दीजिएगा, ई इस स्टेटमेंट का पार्ट है, ए इस स्टेटमेंट का पार्ट है, कॉमन पैरामीटर यहां पर दोनों में कौन है, सी। तो ई ग्रेटर देन सी तो है, बट सी लेस देन ए है। मतलब अगर मैं इन दोनों की जगह सिंगल सी कंसीडर करूं तो ई से लेके ए तक साइन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अपोज की सिचुएशन में कुछ भी डिफाइन नहीं होता है, तो पहला निष्कर्ष आपका टोटली फॉल्स हो गया। एफ ग्रेटर देन डी की बात करते हैं। हाँ जी, अगर एफ ए के इक्वलेंट है तो मैं ए को एफ के साथ भी रिप्लेस कर सकता हूं। एफ डी से बड़ा चाहिए, मतलब साइन का फेस एफ की तरफ ओपन होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, एफ से लेके सी तक साइन का फेस एफ की तरफ ओपन है, बट सी से लेके डी तक साइन का फेस डी की तरफ ओपन है। तो अल्टीमेटली फिर से अगर मैं एफ को यहां पर रिप्लेस कर देता हूं ए की जगह, तो एफ से लेके डी तक साइन एक दूसरे को यहां पर भी अपोज कर रहे हैं। अपोज की सिचुएशन में फिर से कुछ भी डिफाइन नहीं होगा, तो ये भी अनडिफाइंड सिचुएशन है, मतलब कि एज अ फॉल्स कंक्लूजन ही मार्क होगा। आंसर वुड बी नाइदर नोर। सिंगल इक्वेशन C ग्रेटर देन इक्वल टू R के केस में आपको C से लेके R तक डबल साइन की नीड होनी चाहिए, बट ये देखो सिंगल साइन घूम रहे हैं। सिंगल साइन कभी भी डबल साइन की कंडीशन को वैलिड नहीं होने देता। दूसरा निष्कर्ष है R ग्रेटर देन F, R से लेके F तक ट्रेवल करना है। साइन का फेस देखिए R की तरफ ओपन है। जब तक R से लेके F तक सिंगल साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन का कंक्लूजन ही वैलिड माना जाता है। सिंगल साइन गिवन है, डबल साइन जितने मर्जी आते रहे, डजंट मैटर, ट्रू ही होगा सिंगल साइन। तो यहां पर आंसर रहेगा ओनली सेकंड फॉलो। तो थोड़ा केयरफुली ऑप्शन ऑप्ट करिएगा, जल्दबाजी में कई क्या करते हैं, कुछ भी मार्क कर देते हैं। हार्डली इसमें अगर आपके 1-2 सेकंड्स एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। मार्क्स कंफर्म होने चाहिए, एटलीस्ट इस टाइप के क्वेश्चन में आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए बिल्कुल भी। Z ग्रेटर देन इक्वल टू W के केस में देखा जाए, देखिए Z से लेके W तक साइन अपोज कर रहे हैं, तो पहला कंक्लूजन गलत। T ग्रेटर देन Y के केस में साइन का फेस T की तरफ ओपन होना चाहिए, बट ये देखिए साइन का फेस Y की तरफ ओपन है। अनडिफाइंड सिचुएशन, यहां पर भी आंसर क्या रहेगा आपका, नाइदर नोर ही रहेगा। और देखिए नाइदर नोर की सिचुएशंस बन रही हैं, बट कई बार पैरामीटर्स की तरफ भी ध्यान दे दीजिएगा, आइदर और की कंडीशन भी फॉलो हो सकती है यहां पर। नेक्स्ट, C ग्रेटर देन F। हाँ जी, C ग्रेटर देन F की बात करें तो C इस स्टेटमेंट का पार्ट है, F इस स्टेटमेंट का पार्ट है। कॉमन पैरामीटर कौन है, F E। अगर मैं इन दोनों को एक ही सिंगल E काउंट करके चलूं तो देखिए C से लेके F तक साइन का फेस C की तरफ ही ओपन है, और F को आप E के साथ रिप्लेस भी कर सकते हो, तो F लेस देन C ही तो बनेगा। तो पहली कंडीशन वैलिड है बिल्कुल। B ग्रेटर देन इक्वल टू G के केस में आपको B और G के बीच में डबल साइंस चाहिए। अब देखिए पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर आप क्लब कर भी देंगे, मर्ज कर भी देंगे रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको कहीं भी डबल साइन विजिबल ही नहीं हो रहा। सिंगल साइन के केस में डबल साइन कहां से ट्रू हो जाएगा, तो इसलिए आपका दूसरा कंक्लूजन गलत, ओनली वन फॉलो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये टिप्स पे होने चाहिए आपके कंसेप्ट, मतलब के ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है देखा जाए तो। नेक्स्ट, K इक्वल टू F। हाँ जी, K से लेके F तक ट्रेवल करेंगे, देखो मल्टीपल साइंस आ जाएंगे, लेस देन आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो पहला कंक्लूजन तो हो गया गलत। F ग्रेटर देन K की बात करें, हाँ जी, F से लेके G तक बात करें, ग्रेटर देन का साइन है। G से लेके H तक की R तक की बात करें, ये भी ग्रेटर देन की कंडीशन वैलिड है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली साइन का फेस तो F की तरफ ओपन होता जा रहा है। बट R से लेके K तक की बात करें, साइन एक दूसरे को अपोज करने जा रहे हैं। अगर साइन अपोज करेंगे तो ये भी कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाएगा, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, नाइदर नोर। अब आप कहेंगे जी K और F दोनों कॉमन ही तो हैं, बट जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो मर्ज करने पे रिलेशन क्या बनेगा, K लेस देन इक्वल टू F। बट मैं K से लेके F तक तो कुछ डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साइन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, क्योंकि आइदर और की एक्चुअल कंडीशन क्या है कि डेफिनेटली दोनों कंक्लूजन फॉल्स हैं, बट दोनों में से किसी ना किसी के ट्रू होने की पॉसिबिलिटी तो होनी चाहिए ना। क्या ये पॉसिबिलिटी है ट्रू होने की F ग्रेटर देन के? बिल्कुल भी नहीं, ये तो डेफिनेटली फॉल्स है। मैं ये भी नहीं कह सकता या ये ट्रू होगा या तो यही ट्रू होगा। एक ही सिंगल कंक्लूजन में दो आइदर और कैसे बन जाएंगे, कि उसकी भी पॉसिबिलिटी हो जाए और इसी की ही पॉसिबिलिटी हो जाए। आइदर और का एक्चुअल मतलब क्या है कि किसी ना किसी की ट्रू होने की पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, बट इसकी संभावना तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसलिए यहां पर आपको आइदर और क्रिएट नहीं करना है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आंसर क्या रहेगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोस। अगला क्वेश्चन अल्फाबेट के ऊपर। अब आपके ऊपर है, अगर तो आप कम टाइम में पेयर फॉर्मेशन
अप्लाई कर सकते हो तो बनाइए, अदरवाइज अगर लगता है कि नहीं लग जाता है इसमें 45 से 50 सेकंड लग जाते हैं तो यकीन मानिए इसको आप इग्नोर ही करिए, क्योंकि अगर आप 45-50 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस 45-50 सेकंड के अंदर अगर आप 1 मिनट इंक्लूड कर देंगे तो आपका सिटिंग का सेट हो जाएगा। कहां आप 50 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कहां आप 1 मिनट 50 सेकंड के अंदर, मतलब डबल से 20 सेकंड ज्यादा हो गए, 50 सेकंड में एक क्वेश्चन, तो इसका टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए, 50 का डबल 60 और 2, मतलब 2 मिनट की बात कर लेते हैं मोटा मोटा। 2 मिनट में 5 नंबर कंफर्म हो रहे हैं, तो थोड़ा लालची बनना है, इसको छोड़ दो अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अदरवाइज अटेम्प्ट कर सकते हो आप। सस्पेक्ट शब्द आपको दिया गया है, सस्पेक्ट शब्द के अंदर आपको पेयर ऑफ लेटर्स निकालने हैं अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, और यहां पर मेंशन्ड नहीं है इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों दिशाओं में, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, चाहे मेंशन्ड हो चाहे ना मेंशन्ड हो, आपको दोनों डायरेक्शन में ही ट्रेवल करना है। सबसे पहला टास्क क्या होता है हमारा, एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यू को मेंशन कर देना। ओके, चलो यू को कंसीडर करने की नीड नहीं है, सबसे लेटर बड़ी पोजीशन ही इसी की है। 19 20 21 आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, 19 20 इधर भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो, यहां से शुरू कर दो। 16 17 18 19 एक पेयर बन गया, 16 17 18 19 नहीं है, 5, अब देखो 5 को काउंटिंग में लेके चलोगे सिंगल डिजिट में नहीं है, इधर भी नहीं है, यहां भी पेयर नहीं बना, 3 4 आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, इधर भी नहीं है, 20 को भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, 20 से बड़ा नंबर 21 यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, आगे 21 से बड़ा नंबर ही नहीं है। ऐसे चुटकियों में सॉल्व होता है। तो ऐसे ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए कि कहां से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, आपको हर एक लेटर को डिटेल में काउंट करने की नीड नहीं है। ओके, चलो देखते ही अटेम्प्ट करो। कोडिंग डिकोडिंग का केस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इसके अंडर देख लीजिए तो आपको कम से कम 3 क्वेश्चन का सेट तो होगा ही गिवन। अब यहां पर कितने का गिवन है, 5 क्वेश्चन का सेट है। सबसे पहला टास्क, आपको क्वेश्चन के ऊपर जाना ही नहीं है, हर वर्ड का जो भी कोड अवेलेबल है उसको डिटरमिन कर लीजिए। जैसे अगर हम बात करें कि कंडीशन का कोड क्या है, ठीक है, या रूलर शब्द देख लीजिए, रूलर है कहीं कॉमन नहीं, कंडीशन वर्ड कॉमन है, तो कंडीशन आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 में कॉमन आ रहा है। एक बार जल्दी से गो थ्रू करना है कि कोई भी वर्ड मोर देन 2 स्टेटमेंट में कॉमन तो नहीं है। तो यहां पर देखिए तीनों में कॉमन कौन सा है, TUAI, मतलब पहला लेटर कंसीडर करो, TUAL, यू यहां पर आ रहा है और कोई नहीं है, UYQ UYQ UYQ, तो कंडीशन का कोड हमें मिल गया UY और Q। उसके बाद लोस्ट का कोड, रूलर कॉमन नहीं था, लोस्ट भी कहीं कॉमन नहीं है, बट मेजोरिटी कॉमन है। मेजोरिटी का कोड फर्स्ट और थर्ड से क्या डिटरमिन होगा, हाँ जी, फर्स्ट और थर्ड में देखो TEF कॉमन आ रहा है। ओके, तो पहली स्टेटमेंट के अंदर रूलर का कोड पेंडिंग रहा, लोस्ट का कोड पेंडिंग रहा। उसके बाद बात करते हैं क्या गिवन है, पैरामीटर। पैरामीटर देखिए आपको गिवन है सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में देखो क्या कॉमन है, QFL, ठीक है, QFL कॉमन आ रहा है सेकंड और थर्ड में। लैंडमार्क नहीं कॉमन, यहां से लैंडमार्क और वोक्ड का कोड नहीं पता चलेगा, आउट का कोड पता चल गया JDX। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पैरामीटर का कोड पूछ रहा है, हाँ जी, पैरामीटर का कोड अभी हमने डिटरमिन किया है QFL। कोड फॉर वोक्ड, वोक्ड के लिए कौन सा कोड रहेगा, हाँ जी, वोक्ड वर्ड देखे, यहां पर 2 स्टेटमेंट 2 वर्ड्स पेंडिंग थे, लैंडमार्क और वोक्ड। लैंडमार्क का नहीं पता चला, वोक्ड का नहीं पता चला, तो PLA और OKS, PLA OKS दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, आंसर वुड बी निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स में हैव द प्रोबेबली पूछा जा रहा है, ठीक है, इस वर्ड का ध्यान रखिएगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्वेश्चन में डेफिनेट वर्ड गिवन किया गया है या प्रोबेबल, ये प्रोबेबल टर्म है। तो प्रोबेबल कंडीशंस में आपके पास काफी प्रोबेबल वर्ड्स ऐसे थे जिसके 2-2 मीनिंग निकल के आ रहे हैं। तो जैसे कि यहां पर पूछा जा रहा है OKS, पहले ये देख लेते हैं OKS कौन सी स्टेटमेंट का पार्ट है, सेकंड, तो उसके लिए लैंडमार्क और वोक्ड कोई भी हो सकता था। कौन कौन सा, लैंडमार्क और वोक्ड, ठीक है, किसके लिए, OKS के लिए। JDX की बात करते हैं, हाँ जी, JDX के लिए हमें क्लियरली पता चला था कौन सा वर्ड अवेलेबल है, आउट। और QFL की बात करें तो QFL के लिए क्या गिवन है, पैरामीटर। तो मतलब मैं इसके बारे में तो श्योर हूं कि मेरे आंसर के अंदर आउट और पैरामीटर तो पक्का आएगा। तो पहले इसकी एग्जिस्टेंस देख लीजिए, आउट है बट पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर है बट आउट नहीं है,
आउट पैरामीटर देखो दोनों है, यहां पर पैरामीटर है बट आउट नहीं है, नन ऑफ दिस को साइड पे रखिए। अब यहां पर आउट और पैरामीटर के साथ एक वर्ड दिया गया है, कौन सा? लैंडमार्क। तो लैंडमार्क तो ओकेएस के लिए कोड हो सकता है ना, तो आपको इसी को ही ऑप्ट करना है। ओके, क्योंकि प्रोबेबली पूछा गया था, हाँ इसका कोड ये हो सकता है। तो लेटर्स अकॉर्डिंगली, कोड के अकॉर्डिंगली वर्ड्स शफल भी हो सकते हैं। ये नहीं कहना कि JDX पहले है तो इसका कोड आउट पहले होना चाहिए, वो तभी आप सीक्वेंस जज करेंगे जब आपको रिस्पेक्टिवली टर्म गिवन हो। रिस्पेक्टिवली टर्म गिवन ही नहीं है तो क्यों झंझटों में पड़ना इतना। आगे AZS के लिए हमें कोड बताना है, कौन सा होगा? हाँ जी, AZS यहां पर बैठा हुआ है, तो रूलर भी हो सकता था, लोस्ट भी हो सकता था। लोस्ट भी हो सकता है, रूलर भी हो सकता है, तो आइदर रूलर और लोस्ट या आइदर A और C। कंडीशन इट्स के लिए हमारे पास कोड क्या हो सकता है? मे बी। कंडीशन के लिए कोड क्या है यहां पर? UYQ। ठीक है, और इट्स के लिए कोड क्या? हमें देखो इट्स वर्ड कहीं कॉमन था गिवन? नहीं गिवन था ना, तो एक नया कोड आया। अगर कोड नया है तो इसका वर्ड भी नया होगा, या वर्ड नया है तो कोड भी नया होगा। तो UYQ तो कंफर्म है, UYQ आंसर में पक्का आएगा, UYQ आंसर में पक्का आएगा। ठीक है, अब UYQ के साथ यहां पर क्या है? JDX। आपको JDX अवेलेबल था तो इट्स के लिए JDX नहीं हो सकता। आपको गिवन है ALZ, क्या आपको ALZ यहां पर दिया गया? नहीं दिया गया, तो वर्ड के अकॉर्डिंगली उसका कोड भी नया होगा। तो ये ऑप्शन में दिए गए कोड कंडीशन और इट्स के लिए हो सकता है, मे बी गिवन है। ओके, तो ये टर्म्स का जरूर ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में आप ये टर्म्स स्किप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अटेंटिव होके आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट बात करें ब्लड रिलेशन, देखते ही अटेम्प्ट करो। कहता 7 मेंबर्स हैं, क्लू पकड़ते रहिएगा। ओनली 3 फीमेल मेंबर्स हैं, 3 ही महिला सदस्य हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन है, कहता P इज मैरिड टू S। P जो है वो किससे विवाहित है? S से। दोनों में से किसी का जेंडर नहीं पता। T इज द ग्रैंडसन ऑफ S। T जो है वो S का ग्रैंडसन है। अब ग्रैंडसन तो है, वो पैटर्नल है या मैटरनल है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। ओके, और S के बारे में इंफॉर्मेशन है, S हु हैज 2 चिल्ड्रन। S के 2 बच्चे हैं, मेल फीमेल हैं, दोनों फीमेल्स हैं, दोनों मेल्स हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। R इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ V। R V की सिस्टर इन लॉ है। अब वो भाभी है या ननंद है? सिस्टर इन लॉ के डबल मीनिंग से निकल के आते हैं। ठीक है, मल्टीपल मीनिंग से निकल के आते हैं, तो हम इस चीज को एडजस्ट नहीं कर सकते। इतना मान के चलते हैं R V की सिस्टर इन लॉ है, और V के बारे में इंफॉर्मेशन है हु इज अनमैरिड। ओके, आगे U इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ P। U जो है वो P का ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ मतलब देवर भी हो सकता है, और यहां पर ब्रदर इन लॉ का मतलब देखा जाए तो साला भी हो सकता है। ठीक है, बहनोई भी हो सकता है, बट यहां पर यूपी का ब्रदर इन लॉ है, तो पी और एस तो मैरिड ही है, तो पी के हस्बैंड का कौन होगा? वो ब्रदर होगा, या पी की वाइफ का ब्रदर होगा। ठीक है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? यू के बारे में, कि यू जो है वो पी का ब्रदर इन लॉ है, और उसके बाद पी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि पी जो है वो आर की मदर इन लॉ है। अगर पी मदर इन लॉ है, सास, मतलब वो फीमेल पर्सन है, तो एस मेल हुआ। अब किसकी मदर इन लॉ है? आर की मदर इन लॉ। अगर वो आर की मदर इन लॉ है मतलब आर एक विवाहित पर्सन है, मैरिड पर्सन है, आर की मदर इन लॉ है, तो आर यहां पर मेंशन कर देंगे। और आर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन की गई थी कि आर जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी? वी की। अगर आर वी की सिस्टर इन लॉ है मतलब वो ननद है किसकी? वी की। हमें वी को यहां पर ऑप्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर देखा गया था तो कितने फीमेल मेंबर्स थे? 3, 1, 2, और तीसरे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता अभी। क्या आगे हमें कोई इंफॉर्मेशन और गिवन है? और वी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि हु इज अनमैरिड। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, वी अनमैरिड है। अगर वी अनमैरिड है और आर वी की सिस्टर इन लॉ है, तो वी अनमैरिड है, बिल्कुल ठीक बनाया हमने। आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, बिल्कुल ठीक है अभी तक तो। वी की सिस्टर इन लॉ मतलब वी के हस्बैंड की सिस्टर। ओके, 3 फीमेल पर्सन्स भी हो गए और 4 हमारे पास मेल पर्सन्स भी हो गए। क्लियर है? चलो, उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं, सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, हाउ इज यू रिलेटेड टू वी। यू का वी के साथ क्या रिलेशन है? वो उसके फादर का ब्रदर है। फादर का ब्रदर मतलब के अंकल।
कौन सा पर्सन टी का फादर है? हाँ जी, टी का फादर कौन है? जो पर्सन रह गया यहां पर, कौन सा पर्सन रह गया था? सारे एडजस्ट हो गए थे, पी क्यू रह गया था, तो टी का फादर कौन है यहां पर? क्यू अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, देखते ही अटेम्प्ट करो सिलोजिज्म भी, और ध्यान से देख के चलिएगा, ओनली फ्यू वाले केसेस आपको आ सकते हैं। ओनली फ्यू गिटार्स आर पियानोज, केवल कुछ ही गिटार्स ऐसे हैं जो पियानोज का हिस्सा हैं, मतलब रिमेनिंग गिटार्स जो हैं वो पियानोज नहीं है। ऑल फ्लूट आर तबला, दोनों में से कुछ भी डिफाइन नहीं है तो होल्ड पे रख के चलिए। नो पियानो इज तबला, कोई भी हिस्सा पियानो का तबला नहीं है, और सारे के सारे फ्लूट जो हैं वो तबला का पार्ट है। मे बी आप गलती कर सकते हैं, आप तबला ही फ्लूट के अंदर कंसीडर कर लें। सारे तबला फ्लूट नहीं है, सारे फ्लूट तबला का पार्ट है। पहला निष्कर्ष, कैन नेवर श्योरिटी के इक्वल होता है। कहता ऑल गिटार्स कैन नेवर बी तबला, सारे गिटार्स कभी भी तबला नहीं हो सकते। जी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा तो गिटार का तबला है ही नहीं। ठीक है, डेफिनेट ट्रू है ये, कैन नेवर पॉसिबिलिटी का पार्ट, बट ये श्योरिटी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, सम फ्लूट आर नोट गिटार्स, कुछ हिस्सा फ्लूट का गिटार नहीं है, तो उसके लिए आपको फ्लूट से गिटार तक का नेगेटिव रिलेशन चाहिए था। अगर आपसे पूछा जाता कि कुछ गिटार फ्लूट नहीं है, तो आपका निष्कर्ष सही होता कि ये हिस्सा गिटार का ऐसा है जो फ्लूट के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। बट फ्लूट से गिटार तक की कोई भी विजिबिलिटी नहीं है, इसलिए आपका दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। आंसर मार्क करेंगे ओनली एंड ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, ओनली चेन्स आर रिंग्स। हाँ जी, ओनली का मतलब क्या रहता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में पोजीशन को शफल करेंगे, होगा किसके इक्विवेलेंट? ये ऑल के इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल रिंग्स आर चेन्स, तो मतलब केवल चेन्स ही हैं जो रिंग्स बन के बैठेंगे। रिंग्स का किसी और तीसरे पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। सम चेन्स आर नेकलेस, कुछ हिस्सा चेन्स का नेकलेस है, और कोई भी नेकलेस जो है वो सिल्वर नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कहता है सम रिंग्स आर नॉट सिल्वर, कुछ हिस्सा रिंग्स का सिल्वर नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिंग्स तो बाकियों के साथ नेगेटिव रिलेशन ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चेन्स ही हैं जो सिर्फ रिंग का पार्ट है, रिंग का किसी और के साथ रिलेशन थोड़ा पॉसिबल है। सम रिंग्स आर नेकलेस, क्या कुछ हिस्सा रिंग्स का नेकलेस है? ये तो टोटली रॉन्ग हो गया। ठीक है, और यहां पर आंसर क्या मार्क करेंगे? ओनली वन फॉलो। ऑप्शन केयरफुली चूज कीजिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस भी शफल होके मिलते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़िए। सम सिरप आर कॉटन, कुछ हिस्सा सिरप का ऐसा है जो कॉटन्स का पार्ट है, सभी कॉटन ऐसे हैं जो बैंडेजेस बन के बैठे हैं, और कोई भी कॉटन ऐसा है जो मेडिसिन का हिस्सा नहीं है। निष्कर्ष के ऊपर आइए। कहता ऑल मेडिसिन बीइंग बैंडेजेस इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे मेडिसिन बैंडेजेस का पार्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इस बैंडेजेस का हमें कंप्लीट मेडिसिन वाले पोर्शन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं गिवन। तो जिन दो पैरामीटर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये पोर्शन बैंडेजेस का ऐसा है जो मेडिसिन हो सकता है, तो पूरे का पूरा मेडिसिन यहां भी आ सकता है। दूसरा, सम बैंडेजेस आर नॉट मेडिसिन, कुछ हिस्सा बैंडेजेस का मेडिसिन नहीं है, ये पोर्शन बैंडेजेस का ऐसा है जो मेडिसिन नहीं है। दूसरा निष्कर्ष भी सही हो गया, आंसर वुड बी बोथ फॉलो। क्लियर? चलो भी, ये भी फ्लोर बेस्ड पजल है, बस इसमें फ्लैट वाला केस गिवन है। अब तीन तीन क्वेश्चन अपने होल्ड पे चल पड़े हैं अभी। एक फ्लोर बेस्ड पजल 3 एंटिटी का, एक स्क्वायर टेबल, एक रह गया ये फ्लैट बेस्ड। ठीक है, होल्ड पे रख के चलते हैं, आगे बढ़िए। सिटिंग अरेंजमेंट, वो भी लीनियर अरेंजमेंट। ओके, चलो इसको भी होल्ड पे रखिए। चलो भी, ये आखिरी सेट था। अब पूरे का पूरा सिनेरियो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए, अब रह गए 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन मतलब 5-5 के 4 सेट्स। ओके, चलो ये काउंट भी मत करना कि कितने क्वेश्चन रह गए, बस इतना मान के चलिए हमारे पास 4 सेट्स पेंडिंग है। अब ओवरऑल सिचुएशन आपकी डिपेंड करेगी इस डिसीजन मेकिंग के ऊपर कि आपका किस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर होल्ड ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि लीनियर अरेंजमेंट पहले करनी है तो पहले लीनियर को हाथ मार लो, स्क्वायर टेबल पहला करना है तो वो पकड़ लो, आपको फ्लैट बेस्ड पजल टफ लगता है तो उसको लास्ट के लिए रख के चलो। 3 एंटिटी सिटिंग पजल 3 एंटिटी बेस्ड है तो उसको तो आप स्किप भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, जो भी आप फील करते हैं किसी भी लेवल ऑफ क्वेश्चन को लेके। ठीक है, बट इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग बनानी है, फट से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। और चाहे आपने सपोज कोई भी क्वेश्चन अब उठा लिया, आपने 1.5 मिनट लगा लिया, 2 मिनट लगा लिए,
और 2 मिनट लगा लिए, तो ये है फंबल नहीं करना। यार इतना टाइम लग गया, 2 मिनट में क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा। अगर आपको लगता है कि वो डूएबल है, किया जा सकता है, तो उसको 15 से 20 या 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, रादर के आप उस 2 मिनट को वेस्ट करने जा रहे हो। नहीं, 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, 5 नंबर की कंफर्मेशन तो हो रही है ना। अगर आपने दूसरा पजल उठाया, उसमें भी 1.5-2 मिनट लगा दिए, अगर वो भी ना हुआ सोल्व, तो कितने मिनट वेस्ट हो गए? 4 से 5 मिनट वेस्ट हो गए। तो बेहतर है जिसको 2 मिनट दे रहे थे उसको 30 सेकंड एक्स्ट्रा देके उसको ही कंप्लीट कर लेते। बस अपने मन को ऐसे समझाना है। अगर आपको लग रहा है कि टफ आया है, तो ये मान के चलिएगा वो सबको ही टफ लग रहा होगा, अकेले आपके साथ दुश्मनी नहीं है एग्जामिनर की। ओके, बस इस मेंटल थॉट के साथ जाओगे ना, गारंटीड बेस्ट अटेम्प्ट करके आओगे आप अपने। ठीक है, देखो मैं तो सिर्फ गाइड ही कर सकता हूं आपको, बाकी डिसीजन मेकिंग आफ्टर ऑल आपकी ही खुद की होगी एग्जाम में। चलो, हमने सारे अभी कवर करने हैं, तो 1 बाय 1 यही ओपन है, तो इसी को ही कर लेते हैं पहले। कहता 8 पर्सन है, सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सभी का फेस उत्तर दिशा की तरफ है। W सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R। W जो है वो R के दाईं ओर तीसरे प्लेस पे है, तो R का दायां तीसरा, W अवेलेबल हो गया। नाइदर W नोर R सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। दोनों में से कोई भी किसी भी छोर पर नहीं बैठा, मतलब R के लेफ्ट में भी कोई ना कोई होगा और राइट में भी कोई ना कोई होगा। तो अभी तक 6 पर्सन अपनी पोजीशन को ऑक्युपाई कर चुके हैं। S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर W और R। S ना तो W का पड़ोसी है, ना ही R का पड़ोसी है। तो इस पॉइंट को होल्ड पे रख के चलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता बाकी 2 पर्सन्स कहां बैठे हैं। क्या वो W के दाईं ओर होंगे दोनों के दोनों, या R के बाईं ओर होंगे, या एक बाईं ओर होगा R के और एक दाईं ओर होगा W के। तो तभी तो हम S की पोजीशन को जस्टिफाई कर पाएंगे, बट दोनों में से किसी का भी पड़ोसी वो नहीं है। उसके बाद 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड U। P और U के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ना तो P का कंफर्म है अभी, ना U का कंफर्म है। Q सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। Q किसी चरम छोर पर बैठा है। अब कौन से छोर पर बैठा है, लेफ्ट एंड पे है या राइट एंड पे है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस पॉइंट को भी होल्ड पे रख के चलेंगे कि वो एक्सट्रीम एंड पे ही आएगा। उसके बाद V सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ W। V जो है वो W के तत्काल दाईं ओर है, तो V के लिए पोजीशन फिक्स हो गई। नेक्स्ट, S डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ T। S T के बाईं ओर नहीं बैठा, मतलब S जो है वो T के कहां बैठा है, दाईं ओर बैठा हुआ है। ना S का कंफर्म है, ना ही T का कंफर्म है। U सिट्स एट 4th पोजीशन फ्रॉम आइदर ऑफ द एंड। U जो है किसी भी एक्सट्रीम एंड से कहां पर होगा, 4th प्लेस पे होगा। ओके, चलो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन हमें सारी की सारी गिवन है। अब कंडीशन में जो हमें क्रॉस चेक करवानी है, कौन कौन सी सिचुएशन को आप ओवरऑल लेके चल सकते हो। या तो आप Q को एक्सट्रीम एंड पे बिठा दो। अगर आप एक्सट्रीम एंड पे बिठाने बैठोगे तो आपके 4 केसेस बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक 6 पर्सन पोजीशन ऑक्युपाई कर चुके हैं। अब 2 पर्सन यहां बिठा के Q यहां बिठा सकते हो, 1 पर्सन यहां, 1 पर्सन यहां, Q यहां बिठा सकते हो, 1 पर्सन यहां, 1 पर्सन यहां, Q यहां बिठा सकते हो, 2 पर्सन यहां बिठा के Q को फिर एक्सट्रीम एंड दे सकते हो। कोई भी कंडीशन वैलिड है, बट ये आपके 4 केसेस क्रिएट कर देगा। और क्या हो सकता है, ये देखो कनेक्शन बन रहा है। तो जिस पर्सन के बारे में आपको या जिस पैरामीटर के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस गिवन होती हैं, हमेशा उसी को ही टारगेट किया करो। क्या टारगेट करना है, एक तो U 4th प्लेस पे आएगा किसी भी एक्सट्रीम एंड से, दूसरा P और U के बीच में एक पर्सन चाहिए ही चाहिए। अब मैं मान के चलता हूं 1 सेकंड के लिए, अगर मैं एक पर्सन बिठा दूं V के दाईं ओर, ठीक है, क्या P और U के बीच में एक पर्सन, ये वाली सिचुएशन तो बनने से रही। 2 पर्सन बिठा दोगे तो भी नहीं बनेगी। तो मुझे इतना क्लियर हो चुका है कि P और U दोनों के दोनों W के बाईं ओर होंगे। एग्रीड, ठीक है। और हमें U कहां पर चाहिए, 4th प्लेस पे चाहिए किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड से। चलो मैं मान के चलता हूं कि वो दोनों पर्सन यहां पर बैठे हैं, ठीक है। P और U के लिए ये वाला केस रहा, 1 सेकंड के लिए हम एजम्पशन मान के चल रहे हैं। P और U के लिए एक केस रहा, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि U तो किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड से 4th प्लेस पे चाहिए। यहां पर U के लेंगे तो ये 3rd प्लेस पे आ जाएगा, इधर से 5th। तो P और U के लिए ये वाला केस भी कैंसिल हो गया। चलो एक पर्सन यहां पर मान के चलते हैं, एक पर्सन यहां मान के चलते हैं। तो P और U के बीच में कितने पर्सन आएंगे, एक पर्सन। तो U यहां नहीं ले सकता क्योंकि वो एक्सट्रीम एंड से 4th प्लेस पे होना चाहिए। ओके, अगर मैं दोनों के दोनों पर्सन यहां पर भी मान लेता हूं ना V के राइट में, ये लो,
तो भी मुझे P और U ये वाला केस ऑप्ट करना पड़ेगा, और P यहां ले नहीं सकता, मुझे अपनी फंसी में ही U को यहीं पर ही बिठाना पड़ेगा। तो यहां पर U के लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं है, U इस पोजीशन पे आएगा और P इस पोजीशन पे आएगा। और अगर U किसी एक्सट्रीम एंड से फोर्थ प्लेस पे है तो यहां से काउंट करो, अगर मैं 2% यहां बिठा देता हूं, 1 2 3 4, नहीं बन रहा ना, तो इसको उठाओ, यहां पर एडजस्ट करो। देखो एक लेफ्ट हैंड से देखा जाए U का प्लेस फोर्थ हो चुका है, ठीक है। चलो यहां से भी हो सकता है, अभी देखा जाए, ये एक्स्ट्रा सीट है ये वाली, अभी के लिए देखा जाए हो भी सकती है, क्या पता यही सीट हो, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से यहां से देखा जाए तो 1 2 3 4 5, नहीं उसको उठाओ, बट यहां से तो बन ही रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं, क्या पता ये वाला पर्सन यहां पर आके बैठ जाए, अगली इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। पी और यू के बीच में एक पर्सन है, यू फोर्थ प्लेस पे आ रहा है, हमने इसको पिक कर लिया, इसको भी पिक कर लिया, कहां गया इस वन, इसको यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया। उसके बाद क्या है, एस जो है वो डब्ल्यू और आर का पड़ोसी नहीं है, और एस टी के राइट में बैठा है। अगर एस टी के राइट में बैठा भी हुआ है, हम टी को यहां ले लें, एस यहां नहीं आ सकता, एस यहां आ जाएगा, बट अगर टी को मैं यहां पर ले लेता हूं और एस को यहां मान लेता हूं, तो फिर क्यू भी तो एक्सट्रीम एंड पे चाहिए, ठीक है। तो टी यहां नहीं हो सकता, टी यहां जरूर हो सकता है, अगर टी यहां ले लिया तो एस यहां पर आ जाएगा, और ये प्लेस किसके लिए रह जाएगा हमारे पास, क्यू के लिए, क्योंकि एस जो है वो कहां होना चाहिए, टी के दाईं ओर होना चाहिए। दूसरी कोई कंडीशन बन सकती थी, अगर मैं 2% यहां पर काउंट कर लेता, फिर पी आर यू, ठीक है, उसके बाद डैश डब्ल्यू वी, अगर मैं क्यू को एक्सट्रीम एंड पे मान लेता हूं, तो एस तो टी के दाईं ओर चाहिए, तो टी यहां पर, एस यहां पर, फिर तो एस डब्ल्यू का पड़ोसी बन गया, तो ये वाला केस कैंसिल, और यही आपका आंसर है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मे बी आपने सिटिंग अरेंजमेंट उठाया और यही ट्रिकी लेवल का आ जाए। तो सिनेरियो कैसे भी हो सकता है, आप चाहे 15 20 30 सेकंड इस पे एक्स्ट्रा दे दो, ये नहीं करना यार कंफ्यूज हो गए, काफियों ने उठाया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद सोचिए, एक फ्लैट बेस्ड पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल है 3 एंटिटी वाला, एक स्क्वेयर टेबल है, अच्छा हो चुकी हवा टाइट हो जाती है स्क्वेयर टेबल के केस में, क्या पता इन आउट वाला आ जाए, फिर तो बेहतर है यही सिंगल डायरेक्शन वाला बचता है ना। तो प्रोबेबिलिटी 60% कैंडिडेट्स की है, तो वो इसी क्वेश्चन को उठाएंगे, और उठाएंगे, देखो उनके साथ ऐसा सिनेरियो होगा, यही चीज फेस करने को मिलेगी जैसे आपको मिल रही है, तो वहां से भागना नहीं है, यहां आप इतना टाइम डिवोट कर चुके हो, रिलैक्स माइंड से 15 20 30 सेकंड और दे दो, तो बेहतर है आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। कितने पर्सन बैठे हैं पी और डब्ल्यू के बीच में, कितने, 3। टी और क्यू के एग्जैक्टली मिडल में कौन है, आर। आर और वी के बीच में कितने पर्सन है, हाँ जी, आर और वी के बीच में 3। पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू आर, टी की आर के विद रिस्पेक्ट टू कहां पर है, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, दाईं और दूसरा। क्यू का संबंध एस के साथ है, क्यू का संबंध एस के साथ है, एक्सट्रीम एंड वाली पोजीशन। आर का संबंध डब्ल्यू के साथ है, आर थर्ड है, डब्ल्यू राइट से थर्ड है, ठीक है जी। तो हमें टी इज रिलेटेड टू बताना है, टी लेफ्ट से फिफ्थ है, तो यहां से फिफ्थ कौन है, यू, ठीक है, सी ऑप्शन आंसर, क्लियर है। चलो इसके अलावा, चलो ये भी कर लेते हैं, सीक्वेंस वाइज चलते हैं, क्या पता आपने ये पहले उठाया हो, हर स्टूडेंट, हर दूसरे कैंडिडेट का माइंड से डिफरेंट है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली अटेम्प्ट कर लेना, आसान होते हैं ये, ठीक है, ध्यान से समझ के चलना, क्योंकि फ्लोर और फ्लैट को बहुत से स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं। तो जब भी आप क्लूज ऐड ऑन करने बैठते हो या साइड पे लिखने बैठते हो, तो वो क्लूज इस तरह से मेंशन करना कि आपको क्लियरली पता हो कि आपने कौन सी स्टेटमेंट को पढ़ा था और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, ठीक है। कहता 8 पर्सन है, एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसके 4 फ्लोर्स हैं, फ्रॉम 1 to 4, बॉटम टू टॉप, ठीक है। हर एक फ्लोर के 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। हालांकि जहां पर फ्लैट 2 है वो फ्लैट 1 के पूर्व में है, ठीक है, फ्लैट 1 के पूर्व में कौन सा है, ईस्ट में फ्लैट 2। हर फ्लैट के ऊपर एक ही पर्सन रहेगा, जरूरी नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में हो। चलो बॉटम टू टॉप, ये 4 3 2 1। केसेस क्रिएट करने के लिए मल्टीपल कॉलम्स आप बना सकते हैं, ओके। चलिए ये रह गया फ्लैट 1 और रहेगा ये फ्लैट 2। एक्स्ट्रा केस बनेगा तो हम यहां जनरेट कर लेंगे।
उठाते हैं जी पहली कंडीशन, कहता टी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लैट। कहता टी जो है इवन नंबर्ड फ्लोर पे तो रहता है, ठीक है, इवन नंबर्ड फ्लोर पे तो रहता है, बट वो इवन नंबर फ्लैट पे नहीं रहता, मतलब वो ओड नंबर फ्लैट में रहेगा। तो फ्लोट और फ्लैट में डिफरेंस मेंटेन करके चलना। एस लिव्स 2 फ्लोर्स अबव यू। एस जो है वो यू के 2 फ्लोर ऊपर रहता है, ठीक है, मतलब उन दोनों के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। नाइदर पी नो डब्ल्यू लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। पी और डब्ल्यू जो है वो सेम फ्लोर पे नहीं रहते, बट सेम फ्लैट पे हो सकते हैं, ठीक है, कि पी का भी फर्स्ट फ्लैट हो, डब्ल्यू का भी फर्स्ट फ्लैट हो, बट दोनों का सेम फ्लोर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यू डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर विद वी। यहां पर क्यू और वी के लिए भी सेम ही कंडीशन है कि वो दोनों के दोनों जो हैं सेम फ्लोर पर नहीं आएंगे। विजिबल हो रहा है? नहीं, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं अलग से। क्यू और वी ये क्या है, सेम फ्लोर पर अवेलेबल नहीं होंगे। P lives in northwest of U. Who lives immediately below W? P जो है वो U के नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम, तो U का नॉर्थ वेस्ट यहां पर कहीं ना कहीं P होगा, ठीक है। वो इमीडिएट अबव भी हो सकता है, एक फ्लोर छोड़ के भी हो सकता है। तो यहां से क्लियरिटी मिल चुकी है कि ये फर्स्ट नंबर फ्लैट में आएगा और ये सेकंड नंबर फ्लैट में आएगा। ये सेकंड में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो यू के कहां पर होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में। तो दो ही कंडीशन है, यू इस रो में होगा, पी इस रो में होगा, तभी तो उसके नॉर्थ वेस्ट में आएगा। तो इतना क्लियर हो चुका है कि पी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है और यू टॉप फ्लोर पे नहीं है, ठीक है। और यू के बारे में इंफॉर्मेशन है क्योंकि हु आया तो यू के बारे में बात हो रही है। हु लिव्स इमीडिएटली बिलो डब्ल्यू, तो यू जो है वो डब्ल्यू के जस्ट बिलो में है, डब्ल्यू के जस्ट बिलो में हमें यू भी चाहिए। ओके जी। और इंफॉर्मेशन, आर लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स अबव टी। आर जो है वो टी के कहीं ना कहीं ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं रहता होगा, पता नहीं है कहां पर है। वन पर्सन लिव्स बिटवीन टी एंड वी, बोथ आर लिविंग ऑन द सेम नंबर फ्लैट। टी और वी के बीच में एक पर्सन रहता है, टी और वी के बीच में एक पर्सन रहता है और दोनों के दोनों सेम नंबर ऑफ फ्लैट में रहते हैं, सेम नंबर ऑफ फ्लैट। या तो दोनों फर्स्ट फ्लैट में होंगे या तो दोनों सेकंड नंबर फ्लैट में होंगे। चलो जी, कौन सी कंडीशन लगती है, क्या उठाना चाहिए? आप टी से शुरू कर सकते हो, ठीक है। टी कैसे? अब टी के लिए हमें गिवन था टी इवन नंबर फ्लोर पे है, टी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि टी आर जो है वो टी के अबव में रहेगा कहीं ना कहीं, इतना क्लियर था। अब टी फोर्थ फ्लोर पे तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके अबव में कहीं ना कहीं आर भी तो आना है। तो इतना क्लियर हो गया कि टी जो है वो सेकंड फ्लैट पे है, सेकंड फ्लोर पे है और ओड नंबर फ्लैट में है। ओड नंबर फ्लैट मतलब टी के लिए पोजीशन फिक्स हो गई कि वो सेकंड फ्लोर पे रहेगा, दूसरी मंजिल पे, और पहले नंबर फ्लैट में रहेगा क्योंकि उसने इवन नंबर फ्लैट में आना ही नहीं है। ये क्लू हमने यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या गिवन था हमें? आर टी के अबव में है, चलो भाई इसको बाद में देखेंगे क्या सीन है। यू के नॉर्थ वेस्ट में कौन आना चाहिए? पी आना चाहिए। और टी और वी के बीच में कितने का गैप होना चाहिए? एक का, और दोनों के दोनों सेम फ्लैट में है, मतलब वी हमें पता चल गया वो फोर्थ फ्लोर पे आएगा क्योंकि एक ही पर्सन रहता है उन दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमें पी चाहिए यू के नॉर्थ वेस्ट में, तो पी यहां तो आने से रहा, तो हमें पी को यहां एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यू जो है यहां पर भी आ सकता है और यू यहां पर भी आ सकता है। क्या हमें यू के बारे में कुछ एक्स्ट्रा गिवन था कि एस जो है वो यू के अबव में है, ठीक है, 2 फ्लोर ऊपर। अगर हम यू को यहां ले लेते हैं और एस यहां पर आ सकता है, यू को यहां ले लें, एस यहां पर भी आ सकता है। कोई और कंडीशन की बात कर लेते हैं, पी और डब्ल्यू सेम फ्लोर पे नहीं है, ये भी तो गिवन था, ये देखो भाई, यू जो है वो डब्ल्यू के जस्ट बिलो में है। मैं यू को यहां नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि अगर यू यहां पर हुआ तो डब्ल्यू यहां पर आएगा क्योंकि यू डब्ल्यू के जस्ट बिलो में है, बट पी और डब्ल्यू तो सेम फ्लोर पे आएंगे ही नहीं। तो यू के लिए कंडीशन क्या है? यू यहां पर होगा, डब्ल्यू यहां पर होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, पी जो है वो यू के नॉर्थ वेस्ट में भी आ रहा है, ये कंडीशन। इसको यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया, ओके। और क्या हो सकता है? पी और डब्ल्यू सेम फ्लोर पे नहीं है, ये भी एडजस्ट हो चुका है। क्यू और वी सेम फ्लोर पे नहीं है, मतलब यहां पर क्यू ने नहीं आना, बट क्यू दोनों में से कहीं भी हो सकता है।
टी और वी के बीच में एक का गैप हो गया, एस यू के अबव में है कहीं ना कहीं। और कौन सी कंडीशन रह गई? आर लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स अबव टी, एक ये रहता है। यू और एस के बीच में एक का गैप है, लिखा तो हुआ था एस जो है वो यू के 2 फ्लोर अबव रहता है, तो एस यहां पर हो गया। क्यू और वी एक साथ नहीं रहते तो क्यू यहां पर आ गया, और आर जो है वो टी के अबव में रहता है कहीं ना कहीं, आर भी एडजस्ट हो गया। सिंगल केस में ही हमारी अरेंजमेंट में आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन द 4th फ्लोर। 4th फ्लोर पे वी और आर रहते हैं। आर, ठीक है, ऑप्शन में इवन है, आइदर और वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ओड वन आउट का केस है, 4 ऑफ द फॉलोइंग, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन उठाइए, वी पी टी क्यू एस। वी पी टी क्यू एस, ऑब्वियस सी बात है एस आंसर आएगा, क्योंकि वो सेकंड फ्लैट में है, इसके अलावा सारे के सारे फर्स्ट फ्लैट में आ रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू पी? कहता पी लिव्स वेस्ट ऑफ एस, क्या पी एस के पश्चिम में है? बिल्कुल ठीक है, ये वाला तो सही है। पी ओड नंबर फ्लोर पे है जी, बिल्कुल ठीक है, 3rd फ्लोर विषम संख्या वाला फ्लोर है। पी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑफ टी, क्या पी और टी एक साथ है? ये गलत हो गया, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन। कौन सा फ्लोर और फ्लैट है किसके लिए जहां पर क्यू रहता है? फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लैट, फ्लोर फर्स्ट फ्लैट फर्स्ट, ए ऑप्शन। कौन सा पेयर ऐसा है लिव्स ऑन द सेम फ्लोर? सेम फ्लोर पे हमें देखना कौन कौन रहता है, ऑप्शन के थ्रू ही कर लो। पी और आर नहीं है भाई, क्यू एस ये भी नहीं है, टी डब्ल्यू सेम फ्लोर पे है। आइदर और वाला जल्द बस नजर मार लेना, आइदर और वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कई बार ये भी होता है ना, आइदर सी और डी, फिर आपको डी ऑप्शन में भी पर्सन देखने पड़ेंगे, कहीं वो तो नहीं सेम फ्लोर पे रहते। ठीक है, चलो 2 सेट्स हमने कर लिए। उसके बाद हमारे पास गिवन थे एक स्क्वायर टेबल, जैसे कि ये, हाँ एक स्क्वायर टेबल गिवन है, और एक पजल का एक और सेट गिवन है, फ्लोर बेस्ड पजल। इसी को अटेम्प्ट करते हैं। चलो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? कहता 8 पर्सन है, सारे के सारे स्क्वायर टेबल में हैं, उनमें से 4 ऐसे हैं जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं, और 4 ऐसे हैं जो सेंटर ऑफ द टेबल हैं, मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, रेस्ट आर सिटिंग अराउंड द मिडल ऑफ द साइड, और वो सारे के सारे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल है। इक्वल डिस्टेंस है बिटवीन द पर्सन, दोज सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल लाइक डिफरेंट फ्लावर। जो पर्सन कॉर्नर पे बैठे हैं उनको डिफरेंट फ्लावर्स पसंद है, उन फ्लावर्स के नेम भी दे दिए गए। यहां तक आपकी इंफॉर्मेशन गिवन है जो आपको यूज करनी है। अब देखो जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो टुवर्ड्स दी सेंटर है, और जो साइड ऑफ द टेबल है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो जो बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, आपको सिर्फ उन्हीं को मेंशन करना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर वालों से तो हो ही रखी है। ठीक है, मल्टीपल केसेस बना के चलिए आप सेफ साइड के लिए। बाहर की तरफ देख रहे हैं कौन? जो मिडल ऑफ द साइड है। ओके, ये तो टुवर्ड्स द सेंटर है ही। चलो पहली इंफॉर्मेशन देखो क्या कहती है। कहता डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, डी एच का थर्ड लेफ्ट है, तो होल्ड पे रख लेते हैं। एच के बाईं और तीसरे प्लेस पे किसने आना है? डी ने आना है। पता नहीं है कौन कॉर्नर पे है, कौन साइड ऑफ द टेबल है। जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, जी जो है वो ए के तत्काल बाईं ओर है, ए के तत्काल बाईं ओर जी ने आना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ई सिट्स अपोजिट टू एफ, ई एफ के विपरीत है, और एफ जो है वो मिडल ऑफ द साइड नहीं बैठा है। अगर एफ मिडल ऑफ द साइड नहीं है, बीच में नहीं है, तो वो कॉर्नर पे है। अगर एफ कॉर्नर पे है तो ई भी कॉर्नर पे होगा। अब ये नहीं है कि हम ये वाला कॉर्नर भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, टेबल रोटेट कर सकते हो आप। ठीक है, चलो तो देखते रहिएगा, जो जो पर्सन बिठा दिया उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। एच इज द नेबर ऑफ जी, एच जो है वो जी का पड़ोसी है। एच और जी एक दूसरे के नेबर्स है। एफ डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, एफ जो है वो बी के बगल में नहीं है। ठीक है जी, और उसके अलावा पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू सी लाइक्स लिली एंड सनफ्लावर, सी के बगल में जो है वो लिली और सनफ्लावर पसंद करते हैं। चलो ये वाली इंफॉर्मेशन को मैं होल्ड पे रखूंगा। सी के बगल में जो बैठा है उनको लिली और सनफ्लावर पसंद है, और ये अपनी पोजीशन जो है वो शफल कर सकते हैं। विजिबल है ना? ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में 3 पर्सन है मतलब वो एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं।
जैसे एफ और ई के बीच एक दूसरे के विपरीत है, मतलब उन दोनों के बीच में 3-3% है। यही सिचुएशन यहां पर भी है। ए और बी के बीच में कितने परसेंट है? 3%, मतलब ए और बी एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, और जो रोज पसंद करता है लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स लिली, इसको साइड पे रखते हैं, लास्ट इंफॉर्मेशन को हम होल्ड पे रखेंगे। पहले देख लो करना क्या क्या है। अब यहां पर मेंशन कर दिया गया था हमें बी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी, क्योंकि ए और बी के बारे में भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और ए के बारे में यहां पर भी गिवन है कि एफ और बी एक साथ नहीं आ रहे। ठीक है, अगर एफ और बी एक साथ नहीं है, एच का थर्ड लेफ्ट डी भी है और एच और जी पड़ोसी भी हैं, इस इंफॉर्मेशन को देखो फिर कहां पर। अब देखो सी के बगल में कौन कौन है? लिली और सनफ्लावर। यहां से कंक्लूजन भी निकलता है कि सी जो है वो मिडल ऑफ द साइड है। क्यों? क्योंकि जो कॉर्नर पे बैठे हुए पर्सन है ना, उनको फ्लावर पसंद है, ये देखो लिखा हुआ था। तो यहां से कंक्लूजन निकल गया कि सी जो है वो मिडल ऑफ द साइड है। अब चार चार साइड्स अवेलेबल हैं, हमें क्या पता सी कहां पर आएगा? ये तो भाई फिर केसेस बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिना केस के आपको कनेक्ट करना सिखा दूं। एच का थर्ड लेफ्ट डी है, एच और जी एक साथ हैं, केसेस बनेंगे भाई, केसेस बनेंगे। आप यहां से शुरू कर सकते हो। हम इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं कि ई और एफ आमने सामने है। ठीक है, क्योंकि और कनेक्शन ही नहीं बन रहे। ई और एफ जो है वो आमने सामने है। अब इस पॉइंट को पकड़ लो, एच का थर्ड लेफ्ट कौन है? डी। अगर एच का थर्ड लेफ्ट डी है, क्योंकि कनेक्शन ही इसी से बन रहे हैं। देखो मैंने ये वाला क्यों चूज किया है, क्योंकि एच बैठेगा तो जी बैठ जाएगा, जी बैठेगा तो ए बैठेगा, ए बैठेगा तो बी बैठेगा, बी बैठ गया तो फिर ई और पी का भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो सारी कनेक्टेड है। तो एच वाली इंफॉर्मेशन को पहले पिक कर लो। एच अगर मिडल कॉर्नर पे बैठा है, टूवर्ड्स द सेंटर है, थर्ड लेफ्ट पे कौन हो गया? डी। और अगर एच का थर्ड लेफ्ट डी है और एच और जी पड़ोसी हैं, तो जी जो है वो ए का इमीडिएट लेफ्ट है। ओके, अगर मैं जी को यहां बिठा देता हूं, तो जी जो है वो कहां पर होना चाहिए? ए का इमीडिएट लेफ्ट। तो ए यहां होगा। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब साथ में बैठा है, बट ये तो ए का इमीडिएट राइट हो जाएगा, तो इसलिए जी यहां पर आएगा। ए को हमें यहां पर ही लेना होगा मजबूरी में, तभी उसके इमीडिएट लेफ्ट पे जी बैठ पाएगा। ओके, यही चीज यहां पर भी आई है। अगर मैं एच को आउटसाइड द सेंटर ले लेता हूं, उसका थर्ड लेफ्ट यहां पर कौन बन गया? डी। अब या तो जी यहां पर होगा या तो जी यहां पर होगा। अगर मैं जी को यहां मान लेता हूं एक सेकंड के लिए, तो ए यहां पर आएगा, बट वो ए के कहां आ जाएगा? इमीडिएट राइट में होना कहां चाहिए? इमीडिएट लेफ्ट में। तो जी यहां पर लेना होगा और ए यहां पर लेना होगा। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने किस किस पॉइंट को अभी तक के लिए यूज कर लिया? डी का थर्ड लेफ्ट जी है, और ए का इमीडिएट लेफ्ट जी है, और एच और जी एक साथ बैठे हैं। ठीक है, चलो उसके अलावा हमें क्या क्या गिवन था? ई और पी। पी गिवन था क्या कहीं? कि एफ था वो? ये एफ है, नोट पी। कि ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यही वाला केस बचा बस। इसके अलावा तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। समझ में आया? बट ये वाला केस हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। रीजन, अगर ई और एफ हम आमने सामने बिठा देते हैं, हमने कंक्लूड किया था कि सी जो है वो मिडल ऑफ द साइड है, क्योंकि उसके साथ में कौन कौन बैठा है? जिसको लिली और सनफ्लावर मतलब फ्लावर्स पसंद है, और जिनको फूल पसंद है वो तो कॉर्नर पे होने चाहिए। अगर कॉर्नर पे बैठे पर्सन कोई भी दो हैं, उनके बीच में जो भी बैठा होगा वो मिडल ऑफ द साइड आएगा। तो अगर मैं ई और एफ को ये पोजीशंस दे भी देता हूं, तो सी तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो सी यहां लेंगे वो तो गलत है, क्योंकि उसके साथ में बैठे पर्सन को जो कॉर्नर पे होंगे उनको फ्लावर पसंद है। तो ये वाला केस कैंसिल। ई और एफ के लिए यही कंडीशन बची। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? तो ई यहां पर है तो एफ यहां आ जाएगा, ई यहां पर है तो एफ यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं होल्ड पे रखता हूं कि ई और एफ जो है आमने सामने रहेंगे। ओके, ई सिट्स अपोजिट टू एफ। ठीक है, और मोर ओवर वो कॉर्नर पे ही थे, साइड तो बन ही नहीं सकते थे, ये भी कंडीशन वैलिड थी। ए और बी विपरीत हैं, ए के सपोज अपोजिट में बी आ गया, ये वाली कंडीशन थी, क्योंकि दोनों के बीच में 3% का गैप था। बट एफ बी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ को यहां से उठाओ। ठीक है, यहां पर आ जाएगा एफ, और यहां आ जाएगा सी, और यहां आ जाएगा ई।
अब सी के पड़ोसी में से जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, इसको यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। एक को लिली पसंद है, दूसरे को सनफ्लावर पसंद है, ठीक है। इधर लिली, इधर सनफ्लावर, इधर लिली, इधर सनफ्लावर। बट यहां पर हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन थी, कहता है जिस पर्सन को रोज पसंद है वो लिली पसंद करने वाले के बाईं और दूसरे प्लेस पे बैठा है। अगर मैं इधर लिली और इधर सनफ्लावर लिख देता हूं, तो लिली अगर मैंने यहां पर ले लिया, उसका सेकंड लेफ्ट तो रोज होना चाहिए। सॉरी, अगर इधर लिली ले लिया क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर है, उसका सेकंड लेफ्ट सनफ्लावर हो जाएगा। हमें तो रोज चाहिए, तो हमें लिली को यहीं पर ही एज्यूम करना पड़ेगा। ये हिट एंड ट्रायल के ऊपर चलेंगे। मैं लिली यहां लूंगा, इधर तो सनफ्लावर होगा क्योंकि सी के पड़ोसी वही है, लिली और सनफ्लावर वाले। तो फिर लिली का सेकंड लेफ्ट सनफ्लावर हो जाएगा। बट हमें लिली का सेकंड लेफ्ट रोज चाहिए, तो लिली यहां पर, सेकंड लेफ्ट यहां पर कौन आ गया, रोज। अगर ये लिली है तो ये क्या हो जाएगा, सनफ्लावर। और एक फ्लावर जो रह गया वो यहां पर आ जाएगा। विच फ्लावर है लेफ्ट, कौन सा फ्लावर रह गया, लोटस रह गया। ये लोटस यहां पर आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कहते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द वन हु लाइक रोज। रोज के सामने जो बैठा हुआ है वो कौन है, ई और सनफ्लावर। ई और सनफ्लावर में से ऑप्शन है, ये है द वन हु लाइक सनफ्लावर। एच किसके सामने बैठा हुआ है, एच सी के सामने बैठा हुआ है। किसको रोज पसंद है, रोज देखो किसको पसंद है, ई को, ई, ठीक है। ओड वन आउट, डी जी ई एफ सी, डी जी ई एफ क्लियरली पता चल रहा है सी ही आंसर होगा, क्योंकि इसके अलावा सारे के सारे कॉर्नर ऑफ द टेबल है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन रह गया हमारे पास, फ्लोर बेस्ड। हिंदी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है तो आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर देखिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज में अवेलेबल है, अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट स्लाइड में जाके आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही अवेलेबल होगी। जगह कम है मेरे पास, स्पेस नहीं है ना, कहाँ सॉल्व करूं, ठीक है। ये वाला चाहे तो पहली बात तो जिस हिसाब से आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं, मे बी इतने में आपको टाइम ना रहे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बचेगा अभी तो 1-1.5 मिनट बच जाएगा, तो ट्राई कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, क्योंकि 3 एंटिटीज के ऊपर बेस्ड है, कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 1 मिनट रह गया है तो अटेम्प्ट मत ही करना, आपको 1 मिनट का पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, ठीक है। 50-60 सेकंड में ये सोल्व नहीं होने वाले पजल। 3 एंटिटीज वाले हैं तो थोड़ा टाइम ले ही लेते हैं। चलो फ्री तो बैठने से रहे, अटेम्प्ट तो करोगे ही करोगे। बट जब भी 3 एंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, उसको हमेशा लास्ट में ही प्रायोरिटी में रखना, ओके। कहता 7 पर्सन है, हर एक को डिफरेंट आइटम्स पसंद है, जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो, सारे के सारे डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं, 7 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। बॉटम मोस्ट फ्लोर को नंबर 1 का नाम दिया गया। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं, पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एग्जाम में भी आपको पहले ही रेडी करके रखना है ये टेबल, ठीक है, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो बिल्कुल भी। कहता 3 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स स्पून एंड द वन हु लाइक्स पेंसिल। स्पून और पेंसिल पसंद करने वाले पर्सन के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। स्पून, 3 के गैप में कौन आ जाएगा, पेंसिल। पेंसिल स्पून के अबव में है, बिलो में है, कुछ नहीं कहा जा सकता। 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक्स इरेजर एंड टी। इरेजर पसंद करने वाले पर्सन और टी के बीच में एक व्यक्ति रहता है। ना तो इरेजर का पसंद पता है अभी, ना टी का। टी नाइदर लाइक्स वॉच नॉर लिव्स इन द सेकेंड फ्लोर। टी को वॉच नहीं पसंद, इसको वॉच नहीं पसंद, और ये सेकेंड फ्लोर पे भी नहीं रहता, टी ने यहां पर नहीं आना, ठीक है जी। 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक्स इरेजर एंड द वन हु लाइक्स पेपर। इरेजर और पेपर के बीच में एक का गैप है। ये देखिए, इरेजर के बारे में पहले भी इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसी को इसी के साथ लिखो ताकि इंफॉर्मेशन हम कनेक्ट कर पाए। जैसे ही मैं इरेजर और पेपर यूज करूं तो इसका भी ध्यान रखो कि इरेजर और टी के बीच में एक व्यक्ति आएगा, ठीक है। 3 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड क्यू। वी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, और क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि जो क्यू जो है वो वी के अबव में रहता है। क्यू जो है वो वी के अबव में रहेगा, और उन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति आ जाएंगे, ओके। जिसको पेपर पसंद है वो इमीडिएटली बिलो क्यू रहता है। क्यू के जस्ट बिलो में कौन रहता है, जिसको पेपर पसंद है। अब पेपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही हैं, ये देखो क्यू और वी के बीच में 3 पर्सन है ना।
पेपर क्यू के बिलो में है, ये सारे कनेक्टेड हो पा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है, टी लीव्स द फ्लोर इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स पेंसिल। पेंसिल पसंद करने वाले पर्सन के जस्ट अबव में कौन आएगा? टी आएगा। विजिबल है क्लू? ठीक है, ओके। यू लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स फाइल्स, जिसको फाइल्स पसंद है उसके जस्ट अबव में कौन आएगा? यू। और कुछ? वॉच और यू के बीच में एक व्यक्ति आएगा, कनेक्शन बन रहा है, ये देखो लिखा हुआ है। वॉच और यू के बीच में एक पर्सन है, और वॉच किसको नहीं पसंद थी? टी को। वॉच के बारे में कुछ एक्स्ट्रा था। एस लिव्स इमीडिएटली बिलो आर, एस जो है वो आर के जस्ट बिलो में है। आर और एस के बारे में ये पहले इंफॉर्मेशन आई है, और आर को पेंसिल नहीं पसंद, ठीक है, और एस को इरेजर नहीं पसंद। लो भाई बताओ कहां से शुरू करेंगे? क्यू और वी कर सकते हो, 3 केसेस बन जाएंगे, ठीक है। बट क्यू और वी अगर हमने पिक कर भी लिया, 3 केसेस बनेंगे ना। क्यू वी के अबव में है, क्यू 7वें पे भी आ सकता है, 6ठे पे भी आ सकता है, 5वें पे भी आ सकता है ना। बट क्यू और वी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा है। क्यू के जस्ट बिलो में पेपर है, 3 केसेस तो फिर भी बनेंगे। फिर पेपर और इरेजर में एक का गैप है, इरेजर और टी में एक का गैप है, प्रॉब्लम। स्पून और पेंसिल से शुरू कर सकते हो आप, ठीक है। देखो कैसे करना है, अब कनेक्शन बनेंगे बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा अटेंटिव होके समझ लेना। स्पून और पेंसिल, पेंसिल और टी, टी और इरेजर, इरेजर और पेपर, समझ में आया? पेपर और क्यू, क्यू और वी, बन रही है चेन। रिपीट कर देता हूं, स्पून और पेंसिल, पेंसिल और टी, टी और इरेजर, इरेजर और पेपर, पेपर और क्यू, क्यू और वी, ये सारे कनेक्शन बन रहे हैं। देखो तो यहीं से आप शुरू कर सकते हो। स्पून और पेंसिल के बीच में कितने पर्सन है? 3 व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। स्पून और पेंसिल तो आपस में पोजीशन को शफल कर भी सकते हैं, है ना। चलो हम एक मार्किंग कर देते हैं कि पेंसिल कहां कहां नहीं आ सकता। पेंसिल ने इधर नहीं आना, क्यों नहीं आना? क्योंकि पेंसिल के जस्ट अबव में किसने आना है? टी ने। स्पून, अगर पेंसिल इधर नहीं आएगा तो 1 2 3 स्पून यहां पर नहीं आएगा, एग्रीड। क्योंकि इधर स्पून आया तो 1 2 3 के गैप में पेंसिल आ जाएगा, फिर उसके ऊपर टी नहीं आएगा, ठीक है। स्पून आपका यहां पर 4th फ्लोर पे भी नहीं आएगा, पूछो क्यों? पता होना चाहिए वैसे। अगर स्पून को आप 4th प्लेस में मान भी लेते हैं तो 3 का गैप ऊपर नीचे बन ही नहीं पाएगा, तो पेंसिल को कहां एडजस्ट करोगे? तो स्पून के लिए हमारे पास अभी बचती हैं कितनी कंडीशंस? 4, 1 2 3 और 4। चलो 1 बाय 1 पिक कर लेते हैं। स्पून अगर मान लेते हैं 1st फ्लोर पे है, 1 2 3, पेंसिल यहां पर आ गया। जहां पर पेंसिल है उसके जस्ट अबव में कौन आना चाहिए? टी। टी और इरेजर के बीच में कितने का गैप है? 1 का गैप है। और इरेजर अगर यहां पर है, ठीक है, तो इरेजर और पेपर में 1 का गैप है, और पेपर जो है वो क्यू के जस्ट बिलो में है। अगर इरेजर यहां पर है और पेपर यहां पर मान लेते हैं, तो क्यू यहां पर हो जाएगा, एग्रीड। क्योंकि इरेजर पेपर में 1 का गैप है, पेपर के जस्ट अबव में कौन है? क्यू। बट क्यू वी के अबव में होना चाहिए 4 पोजीशन, या उनके बीच में 3 का गैप, तो पेपर यहां एडजस्ट नहीं हो सकता। हमें पेपर को ऊपर की तरफ एडजस्ट करवाना होगा। पेपर यहां पर, इधर कौन आ जाएगा? क्यू। क्यू यहां पर है, 1 2 3 के गैप में यहां पर कौन आ जाएगा? वी आ जाएगा। समझ में आया? मतलब ये जो बुफे था ना इतना सारा, ये मैंने कंबाइनली मर्ज कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? फाइल के जस्ट अबव में यू चाहिए, फाइल के जस्ट अबव में यू, तो फाइल यहां नहीं आ सकता, फाइल यहां आ सकता है, फाइल यहां नहीं आ सकता। फाइल के जस्ट अबव में कौन चाहिए? यू चाहिए। और यू और वॉच के बीच में 1 का गैप है, यू और वॉच के बीच में 1 का गैप है। उसके बाद आर के जस्ट बिलो में एस चाहिए, आर के जस्ट बिलो में एस। ये फर्स्ट में ही बन गया हमारा सारा। देखो आर के जस्ट बिलो में एस, आर को पेंसिल नहीं पसंद, एस को इरेजर नहीं पसंद, बिल्कुल ठीक है। और फाइल के जस्ट अबव में यू भी आ चुका है, तो जो पर्सन रह गया यहां पर आ जाएगा।
अब देखो ये सिनेरियो आपके साथ भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, कि सपोज आप एक ही अरेंजमेंट को कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हो और सारी की सारी एडजस्टमेंट होती जा रही है, एक ही आइटम बची इंक, तो उसी को ही अप्रोच में लो, आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनाने की, क्रिएट करने की नीड नहीं है। ये देखो मेरा वन गो में ही आंसर आ गया, अदरवाइज मैं आपको पॉसिबिलिटी बनवाऊंगा अभी, टेंशन मत लीजिए। ये हमारे पास सारा डाटा था ना, पॉसिबिलिटीज वैनिश करना सिखाता हूं, ठीक है। हमने स्पून को यहां मान के चला, अब यहां से शुरू कर लेते हैं वन बाय वन। स्पून यहां पर है, 1 2 3 के गैप में कौन आना चाहिए, पेंसिल, यहीं से शुरू किया था ना हमने, ठीक है। और पेंसिल के जस्ट में कौन है, टी। टी और इरेजर में कितने का गैप है, 1 का गैप है। और इरेजर और पेपर में 1 का गैप है, बट पेपर जो है यहां पर नहीं ले सकते क्योंकि पेपर क्यू के जस्ट बिलो में होना चाहिए, मतलब उसके अब में क्यू के लिए जगह छोड़ो। तो इरेजर यहां पर कौन आ जाएगा, पेपर। पेपर के जस्ट अब में कौन है, क्यू। अब क्यू फोर्थ पे आ गया, 3 के गैप में, 3 के गैप में वी कहां पर अरेंज करोगे, तो स्पून यहां से उठेगा, ठीक है। स्पून यहां नहीं आ सकता। और ये हमने ओवरऑल सिचुएशन बना रखी थी कि स्पून कहां कहां नहीं आएगा, ठीक है। अब स्पून के लिए ये 3 कंडीशन बची हैं। चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। अगर स्पून यहां ले लेते हैं, 1 2 3 के गैप में यहां पर कौन आ जाएगा, पेंसिल। पेंसिल के जस्ट अबव में कौन है, टी। टी और इरेजर में 1 का गैप है। इरेजर और पेपर में कितने का गैप है, 1 का। तो मैं पेपर को यहां नहीं ले सकता क्योंकि अगर पेपर यहां हुआ, क्यू यहां आएगा, तो उसके नीचे वी कहां पर बिठाओगे, 3 प्लेसेस छोड़ के। तो हमें यहां पर पेपर को एडजस्ट करना पड़ा। पेपर यहां पर है तो क्यू यहां पर आ जाएगा, 1 2 3 के गैप में यहां पर वी आ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो और कौन सी इंफॉर्मेशन रह गई फिर, ठीक है ना इतना, हाँ बिल्कुल ठीक है। और रह गया हमारे पास फाइल के जस्ट अबव में यू है, ये वाला देखिए, फाइल के जस्ट अबव में यू आना चाहिए। फाइल यहां नहीं आ सकता, यहीं पर ही लेना होगा, और कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। फाइल के जस्ट अबव में यू, और यू और वॉच के बीच में, ये देखो यू और वॉच के बीच में 1 का गैप, वॉच यहां पर एडजस्ट करनी पड़ेगी। आर के जस्ट बिलो में एस, ओके। पर टी को वॉच पसंद नहीं है, क्लैश करेगी इंफॉर्मेशन, मतलब स्पून यहां भी नहीं आ सकता। अगर एक अरेंजमेंट बन गई है तो बाकी तो सारी वैनिश होनी ही होनी है, कि नहीं। चलो स्पून यहां पर भी नहीं है, चलो ऊपर वाला केस ले लेते हैं कि चलो स्पून यहां पर है, ठीक है। स्पून यहां भी नहीं है, स्पून सेकंड मोस्ट प्लेस पे है, ठीक है। 1 2 3 यहां पर कौन आया, पेंसिल। जस्ट अब में कौन है, टी, याद ही हो गया। टी और इरेजर में कितने का गैप है, 1 का गैप है। इरेजर यहां ले लेते हैं, पेपर यहां ले लेंगे क्योंकि इरेजर और पेपर में भी 1 का गैप है। पेपर के अब में क्यू आएगा, बट 3 का गैप मेंटेन नहीं होगा। हम रिपीट तो नहीं कर रहे इसको, चल देखी जाएगी। टी यहां पर है और 1 के गैप में कौन आएगा, इरेजर। इरेजर यहां पर है, इरेजर और पेपर में 1 का गैप है, बट पेपर यहां नहीं आ सकता। पेपर यहां नहीं आ सकता, पेपर यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि पेपर के अब में क्यू चाहिए, इधर पेपर लेंगे, क्यू आ तो जाएगा बट 3 के गैप में वी नहीं आएगा। लो भाई ये वाला केस भी कैंसिल, ठीक है। स्पून यहां भी नहीं आएगा। स्पून के लिए एक ही कंडीशन बनी कि अगर स्पून टॉप मोस्ट प्लेस पे है, 3 के गैप में कौन आ रहा है, पेंसिल। पेंसिल के जस्ट अबव में कौन है, टी। टी और इरेजर, इरेजर में 1 का गैप है, इरेजर और पेपर में 1 का गैप है। देखो टी इरेजर या तो यहां होगा, पेपर यहां आ जाएगा। टी इरेजर या तो यहां होगा, पेपर फिर भी यहां आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये प्लेस तो पेपर के लिए रहा ना। अब इरेजर या तो यहां आ सकता है या तो इरेजर यहां आ सकता है, ठीक है, 1 के गैप में। चलो अगर मैं इरेजर को यहां मेंशन कर देता हूं, उसके जस्ट अब में क्यू होना चाहिए, सॉरी 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 सॉरी, अगर इरेजर यहां पर है, पेपर के जस्ट अब में कौन होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। क्यू 1 2 3 वी, 3 के गैप में वी। अभी हम इरेजर को यहां मान के चल रहे हैं, इरेजर ऊपर की तरफ भी हो सकता था,
ये कंडीशन को जस्टिफाई करवा रहे हैं अभी बस, ठीक है। अब उसके अलावा और क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखिए, आर के जस्ट बिलो में एस चाहिए, आर और एस यहां नहीं आ सकते, आर और एस यहां पर आएंगे। रीजन बिंग, अगर आर को हम यहां मेंशन कर देते हैं, आर को तो पेंसिल पसंद ही नहीं है, ठीक है। अब टी और इरेजर में एक का गैप है, इरेजर और पेपर में एक का गैप है, फाइल के जस्ट अबव में यू चाहिए, तो फाइल यहां पर, यू यहां पर आया, और यू और वॉच के बीच में एक का गैप मेंटेन नहीं होगा, चेक कर लो, ये भी कैंसिल। तो अल्टीमेटली हमें क्या करवाना पड़ेगा फिर, पेपर यहां पर था, ठीक है, इरेजर को यहां से हटाओ, ओके, फाइल भी यहां से उठाओ, ये वाला था जो हमें कॉपी पेस्ट करना है। पेपर यहां है तो इरेजर यहां बिठाओ, इरेजर यहां पर, पेपर यहां पर आ गया, क्यू यहां पर आ गया, 3 के गैप में यहां पर वी आ गया, चलो मान लिया। आर के जस्ट बिलो में एस चाहिए था, आर और एस यहां नहीं आ सकते क्योंकि एस को फिर से इरेजर पसंद हो जाएगा। आर और एस का केस ये वाला रहा। फाइल के जस्ट अबव में यू चाहिए, तो फाइल यहां पर, यू यहां पर चाहिए, फिर यू और वॉच के बीच में एक पर्सन कहां से बिठाओगे, सारे के सारे केसेस कैंसिल। अल्टीमेटली हमारा यही वाला ही आंसर था, जो कि फर्स्ट राउंड में ही अगर सारी कंडीशन, आपको भी ऐसा रियलाइज हो ना, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो बाकी केसेस की तरफ सोचना भी मत, फट से इसी से ही कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन टी एंड द इरेजर, ये नहीं पढ़ना, टी एंड द वन हु लाइक्स इरेजर, टाइम कंज्यूमिंग क्यों बना रहे हो। टी और इरेजर के बीच में एक का गैप है, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, क्यू को पेपर पसंद है, नहीं जी, यू को पेंसिल पसंद है, नहीं जी, एस को स्पून पसंद है, एस को स्पून पसंद है, सी ऑप्शन आंसर। ओड वन आउट, एस क्यू वी डब्ल्यू यू, एस क्यू वी डब्ल्यू यू, यू ही आंसर होगा क्योंकि इसके अलावा सारे के सारे ओड नंबर फ्लोर पे हैं। इंक पसंद करने वाला किस फ्लोर पे है, 7th फ्लोर पे। अगर क्यू का रिलेशन इरेजर के साथ है, क्यू का रिलेशन इरेजर के साथ है, कैसे, 2 का गैप है। टी का रिलेशन फाइल के साथ है, टी का रिलेशन फाइल के साथ है, 2 का गैप है, बिल्कुल ठीक है। यू का रिलेशन बताना है, यू 2 के गैप में यहां पर कौन आ रहा है, स्पून, ठीक। ईमानदारी से बता देना कितना स्कोर किया आपने, ठीक है, कितने करेक्ट थे, कितने अटेम्प्ट थे, कितने, अगर 25 भी किए हैं कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं सारे के सारे कमेंट से रीड आउट करता हूँ, ठीक है। अगर कुछ नेसेसरी होता है तो मैं उसका रिप्लाई भी दे ही देता हूँ, ओके। अभी फिर भी लैग कर रहे हो किसी ना किसी टॉपिक के अंदर, कि हाँ जल्दबाजी में एक रिवीजन मिल जाए, जस्ट सिलोजिज्म ऑन डिमांड रहता है कि हाँ यार सिलोजिज्म में नीड मिल जाए कि किस तरह से कंसेप्ट्स का ध्यान रखना है। ये 12 घंटे की रिवीजन वीडियो में सब कुछ ही दे रखा है मैंने, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, जितने भी आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स आते हैं बैंकिंग के एग्जाम में, इसको जल्दी से गो थ्रू कर लो। कोई भी टॉपिक है, इस टॉपिक की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है। जब ये वीडियो ओपन करेंगे ना, इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं। सपोज आपको सिलोजिज्म पढ़ना है तो सिलोजिज्म वाला टाइम स्टैम्प ओपन कर लिया, इनइक्वालिटी देखना है तो उसका टाइम स्टैम्प ओपन कर लिया, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो, बाकी घबराना नहीं है, अच्छे से मॉक एग्जाम दे के आइए, कम हो बट एक्यूरेट वाले हो। टफ आ रहा है कोई इशू वाली बात नहीं है, अगर टफ लेवल में, जैसे ये वाला मैंने मॉक टेस्ट दिया है, ओवरऑल देखा जाए तो टफ ही लेवल के थे, सिटिंग और पजल की बात करें तो टफ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 भी अटैम्प्ट हो गए, मोर देन सफिशिएंट है। और आपको जो 3 सेक्शन अवेलेबल होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये हमेशा मान के चलिएगा किसी भी एग्जाम में, और आफ्टर ऑल ये एसबीआई का एग्जाम है, आपको एक सेक्शन तो मॉडरेट टू हाई पक्का मिलेगा, ठीक है। वो देखो अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता, ओके। चलो, तो मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। जितने भी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगे प्लीज़ एक बार मुझसे शेयर ज़रूर करना। जल्दी ही मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।